हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है और नॉर्मलिटी क्या होता है। सो माय नेम इज राज बोरासी एंड दिस इज योर चैनल फियरलेस स्टडी। सो नाउ लेट्स सी पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। तो देखो, पार्ट्स पर मिलियन में टर्म आ रही है मिलियन। तो वैसे मिलियन का मतलब क्या होता है? देखो, मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs, मीन्स 10 to the power 6। तो पार्ट्स पर मिलियन कब यूज करा जाता है? जब सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो हमारे सॉल्यूशन में। और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय मास प्रेजेंट है पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन का? देखो, पार्ट्स पर मिलियन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं? पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 to the power 6। ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। रेशो है तो यूनिट कुछ नहीं होगा, यूनिट लेस होगा, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने एग्जांपल में बोला 2 ppm NaCl इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यही मतलब होगा पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है। तो अब हम पार्ट्स पर मिलियन को देखेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। सो हम एक क्वेश्चन देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमने डिसॉल्व करा है 80 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। NaCl का कंसंट्रेशन हमें बताना है पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में इस सॉल्यूशन के लिए। तो देखो, 20 ग्राम NaCl और सॉल्यूशन के लिए हमको क्या बोल रखा है? 80 ग्राम वाटर। तो ऑब्वियस सी बात हो गई, ये हो गया हमारा सॉल्यूट और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब देखो, बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को प्लस करने पर हमें किसका मास मिल जाएगा? सॉल्यूशन का। तो प्लस कर देते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देगा? सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 ग्राम। ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता था? पार्ट्स पर मिलियन ऑफ NaCl, मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर सॉल्यूट क्या है? NaCl है। कितना है मास ऑफ सॉल्यूट? 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है? 100 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 5 ppm। तो ये डायरेक्टली हमारा आंसर है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नॉर्मलिटी क्या होता है। तो नॉर्मलिटी हमें क्या बताता है? कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। तो नॉर्मलिटी क्या बताता है? कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम नॉर्मलिटी की डेफिनेशन यहां से क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताता है? नॉर्मलिटी। अब यहाँ पे एक नई चीज है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखो, इसके पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता था। कैसे निकालते थे आप? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स से मिलती जुलती टर्म है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना। इस सिमिलरिटी को आप ध्यान में रखना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में तो हम गिवन मास लिखेंगे, डिवाइड में हम मॉलिक्यूलर मास की जगह हम क्या देखो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या निकाल रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमने मॉलिक्यूलर मास यूज करा था, इस केस में हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये भी एक नई चीज है आप लोगों के लिए, है ना। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है देखते हैं। अभी के लिए आप याद रख लो, इक्विवेलेंट मास को हम कैलकुलेट करेंगे किससे, एक फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि क्या है, मॉलिक्यूलर मास है ना। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर x, है ना। यहां पर x क्या है, वैलेंसी फैक्टर। इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए, या ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कैसे कैसे इसमें चेंजेस आएगा, तो उसको अब हम देखते हैं। तो अभी हमने इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा, जो कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये जो वैलेंसी फैक्टर है हर चीज के लिए चेंज होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हमारे पास में एक एटम है और उसका हमें इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बोला है, तो वैलेंसी फैक्टर x क्या हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ एटम, है ना, उस एलिमेंट के एटम की जो भी वैलेंसी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। फॉर एग्जांपल हमें बोला कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास निकाल कर बताओ, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास की जगह 40, ठीक है। और वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2 मतलब 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, ठीक। तो अब हम देखते हैं अगर कोई एसिड्स होगा तो वैलेंसी फैक्टर कैसे बताएंगे हम। तो एसिड के केस में वैलेंसी फैक्टर x किसके इक्वल होगा, बेसिसिटी के, ठीक है। अब बेसिसिटी क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो बेसिसिटी को हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ आयोनाइजेबल या फिर डिस्प्लेसेबल H प्लस आयंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, तो ये कितने H प्लस आयन देता है, कितने H प्लस आयन आयोनाइज करता है, 2 H प्लस और SO4 2 माइनस। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 2 H प्लस आयन दे रहा है तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, जो कि किसके इक्वल होगी यहाँ पर, वैलेंसी फैक्टर की। तो इसके केस में इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन 1 into 2, सल्फर 32 और 16 into 4 64 डिवाइडेड बाय, है ना। मॉलिक्यूलर मास तो सबको निकालना आता है, तो कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 49 ग्राम। क्लियर है। चलो अगर इसकी जगह एसिड हुआ HCl, तो उस केस में हमारा बेसिसिटी कितना हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस, मतलब बेसिसिटी क्या हो गया 1, तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना आ गया, 1 आ गया। अगर हमको ऐसे एसिड्स दे दे, फॉर एग्जांपल H3PO4 H3PO2, तो उस केस में बेसिसिटी क्या होगी। तो देखो HCl H2SO4 तो बहुत कॉमन है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। जब अगर ऐसा एसिड दे दिया तो ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप स्ट्रक्चर बनाकर पता करें, है ना। तो स्ट्रक्चर बना के कैसे हम बेसिसिटी इसकी निकालेंगे, तो वो भी हम देखते हैं। तो देखिए अब हमें H3PO4 की बेसिसिटी फाइंड करनी है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5, तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन
2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। तो फास्फोरस की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 3 और 2 5, है ना। इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, पर नीचे की 3 ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी बाकी है, और यहाँ पे हमारे पास में 3 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन को हमने इसके साथ में लगा दिया, एक हाइड्रोजन को इसके साथ में, और एक हाइड्रोजन को हम इसके साथ में जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये H+ आयन बाहर आ सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आ सकता है और H+ आयन बनाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आएगा और H+ आयन बनाएगा। मतलब ये डिसॉल्व होने पर पानी में कितने H+ आयन देगा, 3। तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3, जो कि किसके इक्वल होगा, वैलेंसी फैक्टर के। सिमिलरली हम H3PO2 के केस में देखते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगी बेसिसिटी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन तो हमने लगा दिया, है ना, एक हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहां। अब देखो हमारे पास में 2 हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो एक हाइड्रोजन जो बच रहा है उसको हमने यहां पर लगा दिया। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये वाले दोनों हाइड्रोजन तो निकल जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, पर फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा। मतलब ये सिर्फ कितने H+ आयन देगा, 2 H+ आयन देगा। तो इसके केस में वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सबको कैलकुलेट करना आता है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास। तो एसिड्स में हमने इक्विवेलेंट मास निकालना सीख लिया, वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख लिया। अब हम बात करते हैं बेसेस की। तो अब हम देखते हैं बेस के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो देखो बेस के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, एसिड के केस में वैलेंसी फैक्टर था बेसिसिटी, तो बेस के केस में वैलेंसी फैक्टर होगा एसिडिटी। एसिडिटी के इक्वल क्या होगा हमारा वैलेंसी फैक्टर। अब एसिडिटी हम कैसे निकालेंगे किसी भी बेस की, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल या डिस्प्लेसेबल OH- आयंस, है ना। तो मैं यहां पर एसिडिटी लिख देता हूं कि कोई भी बेस कितने OH- आयंस देगा सॉल्यूशन में, वही उसकी क्या होगी, एसिडिटी। तो लिख देते हैं यहां पे नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH- आयंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो क्या होगा, ये एक Na+ बनाएगा और एक OH- बनाएगा। OH- कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1, जो कि किसके ऊपर होगा, वैलेंसी फैक्टर के, है ना। अब अगर हमको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो सोडियम का मास कितना होता है, 23, ऑक्सीजन कितना, 16, और हाइड्रोजन कितना, 1, प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40, है ना, 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 1। तो इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आ गया 40 ग्राम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इस केस में वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में क्या होगा, Ca2+ और OH- कितने बनेंगे, 2 OH-। तो वैलेंसी फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिटी के इक्वल, और एसिडिटी यहाँ पर क्या है, 2 OH- आयन की वजह से 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वैलेंसी फैक्टर फाइंड करेंगे बेस के लिए। अब एसिड हो गया, बेस हो गया, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। तो अब हम देखेंगे कि सॉल्ट के केस में जब हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो वैलेंसी फैक्टर हमें कैसे सिलेक्ट करना है, क्या वैलेंसी फैक्टर लेना है। तो देखो सॉल्ट्स के केस में वैलेंसी फैक्टर X जो रहेगा वो क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन, है ना। मेटल आयन के ऊपर जो भी टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वही क्या होगा, हमारा वैलेंसी फैक्टर X होगा सॉल्ट के केस में, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट के केस से डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- के फॉर्म में,
है ना। तो अभी वैलेंसी फैक्टर x क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर +1 यहाँ पे +1, तो 1 × 1 कितना हो गया 1, तो वैलेंसी फैक्टर हमारा क्या निकल कर आया 1। सिमिलरली अगर हम कॉपर सल्फेट के लिए बात करते हैं CuSO4, तो इसके केस में वैलेंसी फैक्टर क्या निकल कर आएगा, तो देखो Cu 2+ और SO4 2-, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा 1 × 2 मतलब +2, तो वैलेंसी फैक्टर हमारा क्या निकल कर आ गया +2। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है Al2SO4 होल थ्राइस। तो इस केस में अगर हम देखें तो कैसे ब्रेक होगा ये Al3+ ट्वाइस प्लस SO4 2-, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2Al3+ बन रहा है ना, 2Al3+ बन रहा है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू +6, तो वैलेंसी फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 6। मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इस वैलेंसी फैक्टर से, तो ये दिए हुए सभी सॉल्ट्स का क्या निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास, है ना। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे और फिर हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है बेस है, और यहाँ पर क्या दे रखा है MgSO4, ठीक, मैग्नीशियम सल्फेट जो कि सॉल्ट है। तो सबसे पहले हम H2SO4 के लिए देखते हैं। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका हमने क्या देखा था, इक्विवेलेंट वेट क्या था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन 2 है 1 × 2, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, तो देखो एसिड है, तो एसिड के केस में हम क्या देखेंगे बेसिसिटी, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2H+ आयन बनाएगा, तो बेसिसिटी हो जाएगी 2, तो X की जगह पर हमको क्या लिखना है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 + 32 + 64 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाय 2 49, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49 ग्राम। सिमिलरली अब हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट वेट या हम इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर बेस है, तो हमको क्या देखना है एसिडिटी, तो देखो ये कैसे ब्रेक होगा, है ना, कितने OH- आयन देगा Ca2+ + 2OH-, इस तरह से होगा, मतलब टोटल एसिडिटी कितनी हो रही है इसकी 2, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, तो कैल्शियम का मास होता है 40, ठीक, प्लस ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16 + 1, और इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो 2 से क्योंकि होल ट्वाइस है डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 40 + 17 × 2 34 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 74/2, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 × 2 × 7 = 40 37 ग्राम। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 37 ग्राम। तो अब हम देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के लिए इक्विवेलेंट मास, तो यहाँ पर हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या मेटल आयन। तो देखो मैग्नीशियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा, Mg2+ और SO4 2- के फॉर्म में, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो रहा है 1 × प्लस का 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो हमारा वैलेंसी फैक्टर किसके इक्वल हो गया 2 के। अब इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा मैग्नीशियम 24 एटॉमिक मास, सल्फर 32, और ये कितना हो जाएगा 64। तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 6 6 और 4 10, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 और 1 7 7 और 3 10 10 और 2 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 60, ठीक। तो यहाँ पर हमने सीखा कैसे हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। अब हम इसी चीज को यूज करेंगे नॉर्मेलिटी के कैलकुलेशन के लिए। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.49 ग्राम ऑफ
H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी निकालनी है और मास कितना दे रखा है 0.49 ग्राम। और कब निकालनी है, जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे 500 ml ऑफ वाटर में। तो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको किस में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमको 500 ml दे रखा है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर ही लेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना भी हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना, नंबर ऑफ मोल्स के जैसा था, क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। अब देखो सारी हमारी जो कहानी है वो कहां पर आके रुकी हुई है, इक्विवेलेंट मास पे। अगर हमको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा तो हमारे पास में गिवन मास है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो न्यूमरेटर में हम उसकी वैल्यू रख देंगे और डिनोमिनेटर में यहाँ पर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करके रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, H2SO4 दे रखा है, तो 1 × 2 + 32 + 64 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर X। तो वैलेंसी फैक्टर क्या रहेगा इसके केस में, एसिड है तो बेसिसिटी, कितने H+ आयन मिलेंगे हमको यहाँ से, 2H+ आयन, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, मतलब वैलेंसी फैक्टर हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने वैलेंसी फैक्टर की जगह पे लिख दिया 2। अब क्या होगा देखो, इसको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 98 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 49 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास हमारा कितना आ गया, 49 ग्राम। अब इस पैरामीटर को हम यूज करेंगे नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में, नॉर्मेलिटी के कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए हमारे इक्विवेलेंट मास कितना आ गया है, 49 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास हमारा कितना है, यहाँ पर गिवन मास है हमारा 0.49 और यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना आया है 49। तो यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया तो यहाँ पर क्या लग जाएंगे 2 0 और 49 से 49 को मैंने कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया मेरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से मेरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल कर आया है 1 डिवाइडेड बाय 100। अब इन वैल्यूज को मेरे को क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको क्या दे रखा है 500 मिलीलीटर, उसको भी हमें लीटर में करना रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी लिखा मैंने n, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह पर मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 100 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या है 500 मिलीलीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो n इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100 और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो 1000 न्यूमरेटर में और 500 डिनोमिनेटर में। 2 0 से हमने यहाँ पर 2 0 कैंसिल कर दिए, 1 0 से 1 0 और कैंसिल करेंगे तो नॉर्मेलिटी हमारी डायरेक्ट निकल कर आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 50। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कंसंट्रेशन के लिए क्या फाइंड करेंगे, नॉर्मेलिटी, है ना, किसी भी मास ऑफ सॉल्यूट के लिए नॉर्मेलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फियरलेस स्टडी। थैंक यू।